Good morning my dear students. Welcome to all my YouTube video channel रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हिंदी का बिंदी, जो आपका पहला भाग आपने देख चुका है, जो वीडियो संख्या हिंदी का मेरा 5वां वीडियो था और ये आज का जो है वो 6ठा वीडियो है। तो हिंदी का बिंदी में हम लोग बतलाए थे कि कितने तरह का बिंदी प्रयोग किया जाता है। तो पहला आप लोग देख चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग ये अनुस्वार और अनुस्वार था और अनुनासिक था। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। ये हिंदी का बिंदी में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो ये इसके लिए किया जाता था, अंग का प्रयोग हम लोग ये दो तरह से किया जाता था। इस प्रकार सिरोरेखा के ऊपर में एक बिंदी और सिरोरेखा के ऊपर में चांद बनाकर एक बिंदी। कहां कहां कैसे किया जाता है एक जरा सा हम बतला देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो बिंदी है, इसका प्रयोग संस्कृत भाषाओं में किया जाता है। संस्कृत भाषा में अंगा के लिए जहां भी प्रयोग होगा वहां सिर्फ और सिर्फ ये बिंदी का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा चंद्र बिंदु संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला बात हो गया कि अनुस्वार में का ये जो संकेत है बिंदी वाला, वो संस्कृत भाषा में होता है। दूसरा, ये बिंदी कहां प्रयोग होगा? पंचमाक्षर में, चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो। पंचमाक्षर में भी यहां पर हमारा हिंदी का बिंदी जो पाठ है उसमें ये वाला बिंदी का प्रयोग होगा, जो हम अगले वीडियो पिछला वीडियो में पूरा डिटेल आपको बतला दिया। अब आ जाइए ये वाला। तो अनुस्वार का ये जो है, इसका प्रयोग हमारा हिंदी में दो तरह से किया जाता है। यानी पहला, संस्कृत में एक ही प्रकार ये अंगा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ये बिंदी के रूप में होगा, समझ गए। पंचमाक्षर में भी जो होगा वो सिर्फ बिंदी का प्रयोग होगा। वहां तो ये हमारा अंगा का जरूरत नहीं पड़ेगा पंचमाक्षर में। लेकिन हिंदी में अंगा का दो तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है, एक बिंदी के रूप में और एक चंद्र बिंदु के रूप में। तो बिंदी के रूप में कौन सा कहां पर प्रयोग होगा और चंद्र बिंदु कहां पर प्रयोग होगा, तो एक जरा आप जान लीजिए, ताकि आपको पंचमाक्षर के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा। आप देखिए, इसको कहते हैं सिरोरेखा। ये है, हम सिरोरेखा के बारे में जान रहे हैं। सिरोरेखा, ये सिरोरेखा है। इसके बाद सबसे पहला हमारा आता है कौन सा मात्रा? ओ आता है, कोई संकेत नहीं है, वो सिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है। ओ जो है, जो सभी व्यंजन वर्ण में छिपा हुआ होता है। उसके बाद आता है दूसरा आ। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत है ऐसा, जो सिरोरेखा के नीचे आता है। उसके बाद आता है छोटी ई। इसका संकेत है इस प्रकार, छोटी ई का संकेत है इस प्रकार। इसको जब लिखेंगे सिरोरेखा में तो ऊपर चला जाता है। उसके बाद आता है बड़ी ई, जिसको दीर्घई कहते हैं। इसकी संकेत क्या है? इसका संकेत हमारा इस प्रकार है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा, जो सिरोरेखा के ऊपर चला गया। उसके बाद हर्षई दीर्घई हो गया। उसके बाद छोटी ऊ, ये छोटी ऊ जो है वो कहां पर आएगा? ये नीचे आएगा।
उसके बाद बड़ी ऊ यानी दीर्घऊ, ये भी शिरोरेखा के नीचे आएगा। उसके बाद री, है ना, इस सबको हम लोग सीधा ई में लिख रहे हैं। जैसे ये ऊ हो गया, इसको ऐसा, दूसरा ये हमारा दीर्घऊ हो गया, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा, जिसको छोटी ऊ कहते हैं। उसके बाद री ले लीजिए, तो री को हम लोग कैसे संकेत के रूप में लिखते हैं, ऐसे, वो भी कहाँ होगा, नीचे होगा, शिरोरेखा के नीचे। उसके बाद क्या होगा, छोटी ए, जिसको संकेत के रूप में हम कैसे लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बड़ी ए, जिसको ऐ, ऐ, तो इसको हम लोग संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, ऐ, ऐसा, ये ऐ हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ओ होता है, इसको संकेत के रूप में ऐसा लिखते हैं, ओ। उसके बाद औ, इसको संकेत में हम कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, है ना। तो उसके बाद एक हमारा अंग और अ है, एक तो अ है, अंग के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं। तो यहां पर हिंदी में जब लिखेंगे संस्कृत और पंचमाक्षर के लिए, तो आप क्लियर हो गए कि बिंदी लगेगा, चंद्र बिंदु का कोई सवाल ही नहीं है। पंचमाक्षर में तो अलग बात है, अंगा जो है वो संस्कृत में अंग के लिए केवल बिंदी लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। हिंदी में बिंदु कहां लगेगा, शिरोरेखा के ऊपर जितने सारे मात्राएं हैं उन सारे मात्राओं के साथ अंग के लिए बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग संख्या, जैसे हम लोग लिख सकते हैं संख्याओं, है ना, ओकार की मात्रा हो गया। तो यहां पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, जब शिरोरेखा के ऊपर आ गया तो हमको क्या हो गया कि शिरोरेखा के ऊपर वाला हमारा क्या कहते हैं, मात्रा आ गया, इसलिए उस मात्रा के साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा, बिंदी लगेगा हम लोग का। जैसे हम लोग इसके और सारा लगा सकते हैं, हम लोग क्यों ले लीजिए, क्यों, है ना, इसके साथ भी क्या लगेगा, बिंदी लगेगा। सबके लिए किसका प्रयोग हो रहा है, अंग का प्रयोग हो रहा है, क्यों भी। उसके बाद मैं भी, मैं, है, ये सारा जो है हमारा बिंदी का जो प्रयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर में लगी हुई है। लेकिन अगर हम हंस के बारे में कहते हैं, हंस, तो हंस का कैसे लिखेंगे, ऐसा, क्या कि यहां अनुस्वार है, लेकिन यहां जो अ है, ह के साथ कौन छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, जो शिरोरेखा के नीचे वाला व्यंजन, मतलब क्या कहते हैं, मात्रा है। उसके बाद आप चांद देखिए, तो आप चांद लिखिएगा तो क्या लिखना है, चंद्र बिंदु। क्यों, क्योंकि जो आकार की मात्रा चौ के साथ लगा है वो शिरोरेखा के नीचे में है, शिरोरेखा के बीच के नीचे में है। नहीं, सॉरी, ये तो ऊपर चला जाएगा, नहीं वाला तो ऊपर वाला हो गया। तो नहीं में क्या आया, तो नहीं शिरोरेखा के ऊपर में दीर्घई आ गया, इसलिए क्या हो गया, वहां पर बिंदी हो गया। अगर यदि आप लिखते हैं ऐसे, संख्याएं, तो ये जो छोटी ए है, इसकी मात्रा जो है वो आपका क्या कहते हैं, शिरोरेखा के ऊपर में है, इसलिए ऐसा लिखना चाहिए। हालांकि हम लोग तो ऐसा भी लिखते हैं, हम लोग लिखते भी हैं ऐसा, संख्याएं। तो सही तो हम लोग वैसे चांद को भी अगर हम बिंदा में लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग चलते हैं इसमें हिंदी का बिंदी में। जो हम लोगों ने देख लिया पहला प्रयोग अंग के लिए, अब पंचमाक्षर के लिए दूसरा जो प्रयोग इसका है, पंचमाक्षर के लिए, पंचमाक्षर के
लिए हम लोग जो बिंदी का प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्ग। तो जैसे पहला हम लोगों का क वर्ग, क वर्ग कहलाता है। ये क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। त वर्ग, त, थ, द, ध, दंतन न। उसके बाद आता है प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद हम लोगों का आता है म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतन स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये हमारा व्यंजन वर्ण हो गया। अब यहां पर एक चीज देखिए कि हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग यहां पर लिखे हैं, लेकिन यहां पर य वर्ग, स वर्ग, छ क्या कहते हैं वर्ग के रूप में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये वर्ग एक फैमिली का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। ये जो हम क वर्ग लिखे ये एक फैमिली है जिसकी मुखिया ये क है। क कौन है? फैमिली का मुखिया, हेड। और अंग क्या है? उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा अंग। उसी प्रकार च वर्ग जो है वो भी क्या है? ये मुखिया है च, और यो क्या है? छोटा बच्चा। यहां पर ट भी क्या है? मुखिया है, और मूर्धन्य क्या है? वो है बच्चा छोटा सा। यहां त ये है मुखिया, और इस घर का छोटा सबसे छोटा बच्चा है, इसका सदस्य का ये मुखिया है, और ये जो है उसका सबसे छोटा बच्चा है। इसलिए इसका जो नाम रखा जाएगा, जैसे हम लोग भाई किसी का भी घर जाते हैं तो उसका बाप का जो नाम है, जो घर का मुखिया होता है, उसी का नाम लिया जाता है जनरली। तो इसलिए इस मुखिया का नाम इसमें जो होगा ये क ख नहीं, ये क ख घ, क ख ग घ अंग जो होगा ये क वर्ग कहलाया। क के नाम से, इस मुखिया के नाम से ये कहलाया। इसका ये च वर्ग कहलाया, च मुखिया है, यो सबसे छोटा बच्चा है। ट वर्ग में ये देखिए पूरा ये ट ठ ड पंचम, हर पंचम वर्ण में हम घेरा लगाए हैं जो छोटा बच्चा के रूप में है, और यहाँ पर ये सब वर्ग लिखा हुआ है। लेकिन इसके पास छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए यह एक फैमिली नहीं बना रहा है, क्योंकि ये 5 वर्ण नहीं है, इसलिए इसको पंचम वर्ण के अंतर्गत ये सब नहीं आता है।
ये जो जितना है 9 वर्ण जो है, ये 12 वर्ण जो है, ये पंचम वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। हम लोग पंचमाक्षर के रूप में हर एक सदस्य का पांचवा जो अक्षर है, ये इसी को हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। तो वो किसका आधा शुद्ध व्यंजन, जैसे क वर्ग का शुद्ध व्यंजन जो होगा, इसमें हल अंत लगा दीजिए तो ये हमारा शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। सभी में हलंत लगा दीजिए तो स्वर अ से ये सब क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो आज जैसे इस सब में हम हलंत लगा दे रहे हैं तो सबसे हमारा क्या हो रहा है कि अ सबसे हट रहा है, यानी शुद्ध व्यंजन के रूप में ये चला गया। ठीक है, ये सब तो हमारा क्या कहते हैं मिश्रित व्यंजन है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि क घर का मालिक है और अंग घर का सबसे छोटा सदस्य या बच्चा है। तो अब हम इसी के लिए ये जो पंचमाक्षर जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी के लिए ये पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को हिंदी में बिंदी के रूप में लिखा जाता है। यानी पंचमा अक्षर ये बिंदी के रूप में हिंदी में लिखा जाता है। तो ये आपको जानना था, ये पूरा जानकारी आपको होना चाहिए था, तो वो मैंने पूरा जानकारी आपको दे दिया। अब इसका पंचमाक्षर का जो के लिए जो बिंदी का प्रयोग होता है तो उसका क्या होगा, देखिए यदि किसी शब्द में, अब यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, पंचमाक्षर के लिए जो ये है तो इसका परिभाषा देख लीजिए क्या होगा, परिभाषा या इसका नियम देख लीजिए कहाँ होगा। परिभाषा से अच्छा होगा कि नियम। यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए, पंचमाक्षर आधा आए मतलब कौन कौन, आधा अंग, आधा इय, आधा मूर्धन न, आधा दंतन न और आधा म आए, है ना। इतना अगर आए और उसके तुरंत बाद और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई सदस्य, उसी वर्ग का कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए तो वह पंचमाक्षर, तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग टंकन विधि में, इसका प्रयोग टंकन विधि मतलब टाइपिंग में बहुत होता है।
बहुत होता है। इसका प्रयोग टंकन में बहुत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा। इसमें आप देखिए, गौर कीजिए थोड़ा। पर इसका नियम जो लिखे है, यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए, पूरा नहीं आधा, जैसे आधा अंग, आधा इ, आधा अण, आधा न, आधा म, ये पंचमाक्षर है। यहां पर देखिए पांचवें अक्षर, ये सभी पांचवा स्थान पर है। ये आपका पहला स्थान पर है, ये आपका दूसरा स्थान पर है, ये आपका तीसरा स्थान पर है, ये आपका चौथा स्थान पर है, ये आपका पांचवा स्थान पर है। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें स्थान को पांचवा अक्षर कहते हैं, जिसको पंचमाक्षर में सम्मिलित किया गया है। तो कोई पंचमाक्षर आधा आए, उसके तुरंत बाद जैसे कि ये पंचमाक्षर है, इसके तुरंत बाद अगर इसी वर्ग के कोई वर्ण आए तो वह किस में बदल जाएगा? ये पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। किसके? जब इसके बाद तुरंत बाद इसी वर्ग का कोई वर्ण आए तब। यहां पर भी यह जो पंचमाक्षर है, अगर इसके तुरंत बाद आधा इ के बाद शब्द में अगर आधा इ प्रयोग हुआ है और उसके तुरंत बाद अगर इसी ग्रुप के अगर कोई सदस्य है, तभी वो बिंदा के रूप में, अनुस्वार के रूप में बदलेगा, बाकी के लिए नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से यहां जो मूर्धन्य न है, तो ये जो न है, इसका आधा अगर न है तो ये तभी अनुस्वार में बदलेगा जब इसके तुरंत बाद, आधा न के तुरंत बाद, इसी वर्ग का कोई भी अगर वर्ण है, तभी वो अनुस्वार के रूप में यानी बिंदी के रूप में बदलेगा। अगर यहां न है तो ये आधा न जो है, ये तभी अनुस्वार में बदलेगा जब इसके आधा न के तुरंत बाद अगर इसी ग्रुप का कोई वर्ण वहां पर उपस्थित हो, तभी जाकर वो बिंदी में बदलेगा। उसके बाद अगर म है तो यानी क वर्ग का ये म आधा म तभी बिंदी में बदलेगा जब इसके तुरंत बाद इसी का कोई सदस्य यहां सम्मिलित हो। यही हमारा पंचमाक्षर को बिंदी के रूप में लिखने का फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल सबको कुछ ले लेते हैं। सबसे पहले आप गंगा देखिए। सबसे पहले गंगा, खोल के लिखिए इसको। तो पूरा खोल के नहीं लिखते हैं, पहले ये ग हो गया, है ना। उसके बाद यहां पर जो लिखा जाता है वो अंग, इसमें प्रयोग हुआ है आधा, और गौ में आकार गा, गंगा, दोनों सेम है। गंगा दोनों सेम हो गया। अब अगर यदि हम चंचल ले लेते हैं, चंचल ले लेते हैं, चंचल, हम ये चंचल ले लिए, तो चंचल अगर लिखेंगे तो अब आप ये बताइए, अभी हम यहां पर छोड़ देते हैं, यहां पर कौन सा वर्ण आया है ये आप कैसे जान गए। अब आप देखिए, यहां बिंदी का प्रयोग हुआ है और हम ये जान रहे हैं कि ये बिंदी अंग का नहीं है, ये अंग का नहीं है, इसका बिंदी नहीं है, ये अंग का बिंदी नहीं है। तो आखिर ये किसका बिंदी है? जब अंग का बिंदी नहीं है तो ये बिंदी है किसका? तो देखिए, अब यहां पर बिंदा है, अब यहां पर देखिए ये पंचमाक्षर का बिंदा है, और पंचमाक्षर का बिंदा जो है हम देख रहे हैं कि ये गौ है, इसके पहले गौ है। ये कौन सा मुखिया का सदस्य है? तो क का मुखिया का सदस्य है। तो क का सबसे छोटा बच्चा कौन है? वही ये बिंदा होगा। तो क का सबसे छोटा बच्चा अंग है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? अंग आ जाएगा।
समझ में आया? अब यहां पर देखिए ये चौ है और हम जान रहे हैं कि ये जो बिंदा है वो पंचमाक्षर है, लेकिन चौ के बाद ये बिंदा के बाद तुरंत हमारा कौन सा वर्ण है? चौ है, जो चौ वर्ग का मुखिया ही खुद है। तो चौ वर्ग का मुखिया ही खुद है, तो उसका सबसे छोटा बच्चा कौन है? इ है। तो आधा इ ऐसा भी लिख सकते हैं या पूरा इ लिख के हलंत लिख सकते हैं। और ये हमारा चंचल हो गया। तो ये हमारा चंचल हो गया। अब जैसे हम कंठ ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल हम लोग कंठ लेते हैं। तो कंठ अगर आप लेते हैं तो क्या होता है? देखिए क के बाद जो बिंदा लगा है, ये हम लोग ऐसे बिंदा लिख सकते हैं। क के ऊपर में जो बिंदा लगा है वो पंचमाक्षर का है, ये अंग का नहीं है, ये हम कंफर्म है। अब हमको पता लगाना है कि ये पंचमाक्षर में ये पांचों अक्षरों में से कौन सा अक्षर है। आप कैसे पता लगाएंगे? तो आपको फॉर्मूला बता दिए। क लिखिए पहले, ठीक है। अब यहां बिंदा किसके लिए है? तो इसके बिंदा के देखिए, बिंदा का मतलब आधा पंचमाक्षर है और उसके तुरंत बाद कौन है? ठ है। तो ठ किसका सदस्य है? उसका वर्ग कौन सा होगा? टौ वर्ग का। तो टौ वर्ग का सबसे छोटा बच्चा जो है वो मूर्धन न है, तो इसको हम आधा न और ये ठ लिखते हैं। आधा न अगर खड़ी पाई लिखेंगे तो हलंत देना पड़ेगा, नहीं तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कंठ। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये बिंदा कौन सा पंचमाक्षर के लिए प्रयोग हुआ है। या आप देखिए संबंध के बारे में आप देख लीजिए, संबंध ये हमारा शब्द है। तो यहां पर भी हमको दोनों जो बिंदा है वो अंग का बिंदा नहीं है। किसका बिंदा है? पंचमाक्षर का बिंदा है। तो पंचमाक्षर में ये बिंदा किसके लिए है? ये हमारा 100 हो गया। तो यहां पर जो बिंदा है पंचमाक्षर में से कोई भी एक होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद कौन सा वर्ण है? ब। तो ब किसका सदस्य है? प वर्ग का। और प वर्ग का जो सबसे छोटा बच्चा होगा वही ये बिंदा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आधा म हो गया, आधा म हो गया। उसके बाद हम लोग ब लिखे, पूरा ब। अब बिंदा है तो ये पंचमाक्षर में से कोई एक बिंदा है, तो कौन सा बिंदा होगा? तो उसके जस्ट पहले बाद वाला वर्ण को देखेंगे, ये ध है। तो ये ध जो है वो किसका सदस्य है? तौ वर्ग का सदस्य है। ध देख लीजिए, तौ वर्ग का सदस्य है। तो इसका सबसे छोटा बच्चा दंतन न है, तो उसका आधा हो जाएगा दंतन न, और ये हो गया हमारा ध। तो ये हमारा हो गया संबंध। तो ये हमारा क्या हो गया? संबंध। अब जैसे पंचानन, जैसे आप लिखिए पंचानन, ये सब प्रश्न अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है और लिख दिया जाता है कि ये जो बिंदा का प्रयोग हुआ है वो कौन सा पंचमाक्षर के लिए प्रयोग किया गया है। तो अगर आप वो फॉर्मूला जानते हैं तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि कौन सा पंचमाक्षर के लिए प्रयोग हुआ है। अगर यहां पर आपको ये चारों पंचमाक्षर दे दिया तो कौन क्या देगा, कौन सा पंचमाक्षर प्रयोग हुआ है? तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आप उसको देखिए कि ये प पहले है, रहने दीजिए, ठीक है। अब ये बिंदा, ये पांचों में से कोई एक अक्षर हो, एक वर्ण होगा मेरा आधा, तो उसके आधा वर्ण के तुरंत बाद चौ है, तो चौ खुद इसका हेड है, सदस्य है। तो इसका सबसे छोटा बच्चा कौन है? इ। तो यहां जो बिंदा प्रयोग हुआ है वो किसके लिए? आधा इ के लिए हुआ है। और उसके बाद आप इधर चानन कर दीजिए, तो आपको समझ में आ गया। आपको आंसर क्या लिखना था? जिसमें इ का ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप लिखते हैं खंजन, अगर आप लिखते हैं
खंजन। बहुत आसान है कि कहां पर हमारा क्या होगा, ये बिंदा के रूप में लिख देना। लेकिन यहां पर आपको पता लगाना है खंजन में से ये बिंदा जो लगा है वो किसके लिए लगा है, कौन सा पंचम वर्ण के लिए लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप आसानी से कह सकते हैं ये ख हो गया, इसके तुरंत बाद बिंदा आया है, मतलब पांचों वर्णों में से ये पांचों में से कोई एक आधा वर्ण आया है। लेकिन उसके तुरंत बाद कौन सा वर्ण है, जौ है। तो जौ किसका सदस्य है, तो चौ वर्ग का सदस्य है जौ, चौ वर्ग। तो चौ वर्ग का सबसे छोटा इयो है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा इयो और ज और नौ। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा अक्षर लिखा हुआ है, शब्द जो लिखा हुआ है, उसमें कौन सा पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है। या आप अगर लिखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा चले जाइए, गंगा को लिखिएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, चंचल को लिखिएगा तो ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कंठ को लिखिएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, संबंध को लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार पंचानन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ खंजन ऐसा है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आप एक दूसरे का आप दोनों तरफ दोनों पहलू को आप समझ गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हम संयम, अब हम लोग देखते हैं ये जो संयम है, तो क्या यहां पर जो बिंदा है वो पंचमाक्षर है या नहीं है, ये आपको पता लगाना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, ये हमारा स है, उसके बाद हमारा बिंदा है, बिंदी है। तो अब पंचमाक्षर होने के लिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ य है, जो मुखिया का, ये पांचों मुखिया में से किसी का घर का सदस्य नहीं है, किसी का घर का सदस्य नहीं है, इसलिए ये पंचमाक्षर हो नहीं सकता, ये पंचमाक्षर हो नहीं सकता। तो जब पंचमाक्षर नहीं है तब इसका मतलब वो कौन का होगा, अंग होगा। यानी यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसके लिए अंग के लिए प्रयोग हुआ है संयम। ये क्या पढ़ाएगा, संयम। ठीक है, तो ये संयम हो गया। इसी प्रकार से आप संस्कार ले लीजिए, संस्कार, संस्कार। तो यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, संस्कार जो है, आप अब यहां पर देखिए, आप पहले संस्कार, तो यहां पर पंचमाक्षर है कि हमारा अंग है, ये आपको पता चल जाएगा। आप देखते जाइए, ये सौ है मेरा, इसके बाद हमारा क्या है, यहां पर बिंदी है। तो बिंदी के तुरंत बाद कौन है, आधा सा है। ठीक है, आधा सा है। तो हम लोग इसको यहां पर जो होगा आधा सा जो हो, तो इसको हम लोग जो होगा वो इसमें से किसी का भी मेंबर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंग, ये अंग, और आधा सौ क में आकार र, संसार, संसार, संस्कार हो गया। ठीक है, उसके बाद आप हंस लिखिए, उसके बाद आप देखिए हंस लिखते हैं। तो ये जो हंस लिखा हुआ है, यहां जो बिंदी लगा है, ये पंचमाक्षर का बिंदी है या अंग का बिंदी है, अंग। तो यहां पर देखिए ह है, ठीक है, ह है, इसके ऊपर बिंदी है, इसका मतलब आधा पंचमाक्षर कह सकते हैं या अनुस्वार होगा, क्या कहते हैं, अंग होगा। तो देखिए इसके बाद कौन सा वर्ण है, सौ है। तो सौ देखिए ये पांचों का मेंबर नहीं है, इसलिए पंचमाक्षर तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया कि ये स जो यहाँ दंतन स जो है, ये पांचों में से किसी का भी घर का मेंबर नहीं है, इसलिए पंचमाक्षर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ क्या पड़ा, यहाँ अंग आया है, ये वाला
अंग आया है, हंस। तो यहां पर जो इस अंग के लिए यहां पर हंस है, ऐसे लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए हम बतला रहे हैं। ये किसके लिए? अंग के लिए ये हमारा यहां पर हंस में आया। इसी प्रकार से सन्यासी, हम लोग लिखते हैं सन्यासी, सन्यासी। तो सन्यासी में हमारा जो होगा वो कौन सा हमारा ये आएगा? देखिए, तो यहां पर पंचमाक्षर होगा या क्या कहते हैं हमारा अंग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां ये विशेष ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी, तो देखिए यहां पर जो ये स है, दंतन स है, उसके बाद बिंदी है, उसके बाद आधा न है ना। आधा न मतलब त वर्ग का ये आधा दंतन न है, जो सबसे छोटा बच्चा है, और ये सभी पंचमाक्षर छोटे बच्चे हैं। तो दो छोटे बच्चे एक दूसरे का गार्जियन नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पर जब छोटा बच्चा आ गया है तो यहां पर पंचमाक्षर वहां प्रयोग नहीं होगा। यानी सन्यासी में ये जो बिंदा है वो पंचमाक्षर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास छोटा बच्चे हैं और एक छोटा बच्चा दूसरे छोटा बच्चा का गार्जियन नहीं होगा, इसलिए यहां पर अंग है, ये अंग है, और उसके बाद आधा न और सन्यासी। यहां पर जो प्रयोग हुआ है वो अंग का प्रयोग हुआ है अनुस्वार के रूप में। किसके लिए प्रयोग हुआ है? अंग के लिए प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए, और आपको हम और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें देता हूं और ज्यादा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो अब आगे देखिए कि आप एक तन्मय देखिए, जैसे तन्मय, उल्टा तरफ से हम लोग जा रहे हैं, तन्मय है, तो इसको जो है हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? तन्मय लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, त के ऊपर हम बिंदा लगा रहे हैं, ठीक है, त के ऊपर हम बिंदा लगा रहे हैं, और उसके बाद कौन सा वर्ण है? म। चाहे वो आधा रहे या पूरा रहे, अगर छोटा बच्चा है तो वो किसी का गार्जियन नहीं बन सकता है। तो यहाँ क्या है? म है, तो ये बिंदा के रूप में हो सकता है? कभी नहीं होगा। यानी ये तन्मय में यहां पर जो है वो बिंदा के रूप में लिखना मेरे लिए गलत होगा। हम उसको बिंदा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको ऐसा लिखना है। यानी यहां दंतन नौ जो है वो बिंदा नहीं बन सकता है, काहे कि दूसरे वर्ग का छोटा बच्चा यहां पर है, तो वो गार्जियन नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया? आगे आप एक चीज और देख लीजिए, आप तन्मय के वगैरह जगन्नाथ आप ले लेते हैं, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? जगन्नाथ, जगन्नाथ लिख सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि यहां पर आप देखिए कि बिंदा अगर लगाते हैं तो उसके बाद कौन सा वर्ण आता है? तो वो न आता है, दंतन न। तो दंतन न खुद छोटा बच्चा है, इसलिए ये मालिक नहीं बनेगा। इसलिए इसमें से हम लोग इस वर्ग में इसका हम लोग कभी भी इसको हम नहीं लिख सकते हैं बिंदा के रूप में। हम इसको बिंदा के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब चले आइए और थोड़ा सा हम लोग और एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, एक दो और हम लोग अक्षर देखते हैं इसके बाद, ठीक है। मुझे नहीं लगता है और हम लोग को जानने की जरूरत है। जितना आपको फॉर्मूला था, जो ट्रिक्स था, वो सारा ट्रिक आपको इसमें बतला दिया गया है कि कहां पर अंग होगा
वो आपको इस वीडियो में क्लियर पता चल गया होगा, और कहाँ पर पंचमाक्षर है वो आपको पता चल गया होगा, या किस शब्द को लिखेंगे तो पंचमाक्षर का बिंदी हम कहाँ लगाएंगे या अंग का बिंदी कहाँ लगाएंगे, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट सेक्शन पर जाकर लिखिएगा, ताकि मैं और इस प्रकार का हिंदी से व्याकरण से संबंधित जानकारी का वीडियो लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हो सकूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। सेल्फ स्टडी के बाद आप लोगों के सामने में वीडियो लेकर आता हूं, क्योंकि इसमें मुझे भी कुछ नई जानकारियां मिल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए दबा करके वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और जैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस प्रकार से मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूँगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।